हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी, आज हम पढ़ेंगे, कहानी का पाठ करेंगे। उसने एक कहा था। यह कहानी बहुत ही संवेदनशील कहानी है दोस्तों, और ये भारत विभाजन पे लिखी हुई कहानी है, जिसके अंतर्गत दो पात्र आएंगे। मतलब बहुत सारे पात्र आएँगे, लेकिन 2 प्रमुख पात्र आएँगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। और जो कहानी पे चलने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम जो कहानी लिखे हैं उसने कहा था, उनके जो है कि लेखक का परिचय करेंगे और उनकी अन्य रचनाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि बदलते पाठ्यक्रम में दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एकदम डीप से, और जो कहानियाँ दी जा रही हैं उनसे पात्र न पूछ के उस लेखक के अन्य कहानियों के पात्र पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारी दिन पे दिन बदलाव हो रहे हैं परीक्षा पैटर्न पे, तो इसलिए हम लोग बहुत गहनता के साथ कहानी का पाठ करेंगे और अर्थ और मर्म को समझते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले उसने कहा था कहानी के लेखक के बारे में पढ़ते हैं, गुलेरी जी के बारे में, जिनकी सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियाँ ये लिखे और हिंदी जगत में अमर और अजर हो गए दोस्तों, अपनी कहानी उसने कहा के द्वारा। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कहानी को उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म दोस्तों आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी का बहुत ही अहम रोल है। तो आइए इनके बारे में आज अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि भविष्य में कहीं से भी प्रश्न बने आप कर पाएँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ। जयपुर राजस्थान में है दोस्तों। के एक विद्या संपन्न परिवार में, तो बहुत पढ़े लिखे प्रशिक्षित परिवार में इनका परिवार में जन्म हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे। अब आपसे पूछा जाएगा ना, गुलेरी क्या है, क्यों लगा है इनके नाम के आगे, तो ये गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए के रहने वाले थे, अतः गुलेरी कहलाते थे। इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी और पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपनी परीक्षाओं में ये सदा स्पृहणीय सफलता प्राप्त करते थे। सन 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आए। मतलब ये पहले जो है कि एंट्रेंस दिए और ये एकदम पहले स्थान पे आ गए। पहले स्थान पे जो है कि परीक्षा में ये सर्वप्रथम स्थान पे ये इनको श्रेणी मिली और आए, तथा वहीं 1903 में बीए की परीक्षा में भी प्रथम स्थान आए। बीए में अक्सर बच्चे सेकंड डिवीजन ही पास होते हैं, बहुत कम बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, लेकिन गुलेरी जी प्रथम स्थान पे आए थे। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य। भाषा विज्ञान में एक इनसे बहुत मजेदार प्रश्न पूछा जाता है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। साहित्य आदि का विषयों में इनकी गहरी पैठ थी। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं के तो ये अच्छे पंडित थे, किंतु आप देखेंगे तो साथ ही में ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। तो ये देख रहे हैं अंग्रेजी के भी एक अच्छे खासे जानकार थे, फ्रेंच के, जर्मन से, मतलब विदेशी भाषाओं से भी इनका लगाव अच्छा खासा था दोस्तों। बीए पास करने के बाद गुलेरी जी अजमेर मेयो कॉलेज में संस्कृत प्राध्यापक हो गए। सबसे पहले इनकी जर्नी की शुरुआत हुई एक प्राध्यापक हो गए। 1920 में ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे। अपनी थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी की प्रतिभा ने बहुत काम किया। एक और पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों को खोजना तथा भाषा विज्ञान पर गंभीर गवेषणात्मक निबंध लिखे, और दूसरी ओर बड़ी ही ओजस्वी कविताएं भी रची। 20-21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जयपुर से समालोचना नामक पत्रिका, ये पत्रिकाएं मिलान करने के आती, कौन सी पत्रिका किस राइटर की है तो ध्यान दीजिएगा, संपादित किया था, और उसके माध्यम से हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाया। व्यंग्यपूर्ण शैली में इन्होंने कलात्मक निबंध भी लिखे। गंभीर से गंभीर विषय के भीतर भी वे हास्य और व्यंग्य के स्थान को ढूंढ लेते थे। कहानियों के क्षेत्र में यद्यपि गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, इनकी जो 3 कहानियां हमने आपसे बात किया, तो ये था, पहली कहानी थी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। केवल 3 कहानियां लिखे, पर अपनी अंतिम कहानी के लिए वे कहानी साहित्य में सदा अमर रहेंगे। अपनी भावनात्मक वातावरण की सजीवता, नाटकीयता तथा शैली शिल्प की प्रौढ़ता के लिए यह कहानी अमर रहेगी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में ऐसी प्रौढ़ कहानियाँ लिखी गई हैं। दोस्तों ये रही असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी, जो है कि उसने कहा था, क्योंकि ये पुस्तक कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हमने लिया था दोस्तों। यूजीसी नेट में भी यह कहानी लगी हुई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर चलेंगे कहानी के लिए।
हम पुस्तक के पेज कवर को नहीं कवर कर सकते दोस्तों, कुछ पुस्तक की मान्यताएं होती हैं, इसलिए नहीं तो हम आपको यह पुस्तक भी दिखा देते। चलिए, गुलेरी जी की कहानियों में इनके निबंधों वाली व्यंग्य विनोद की विशेषताएं तो हैं ही, भाषा भी वैसी ही प्रवाहपूर्ण एवं शक्तिशालिनी है। इनकी भाषा में वातावरण निर्वाह की बड़ी क्षमता मिलती है। उर्दू और पंजाबी शब्दों का इन्होंने इसलिए खूब प्रयोग किया। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी इनकी शैली में सरलता, सहजता, मुहावरेदारी का गुण मिलता है। गुलेरी जी की कुछ रचनाएं हैं। गुलेरी ग्रंथावली याद रखिएगा, यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित थी, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा में भी मदन मोहन मालवीय ने इन्हें इनवाइट किया था दोस्तों। ये आए थे और फिर ये राजस्थान से यहाँ रहने लगे और उनकी शिक्षा दीक्षा तो विशाल थी ही। फिर इन्हें बनारस में ही नौकरी भी ली, पीछे आपने पढ़ भी लिया। अंग्रेजी गुलेरी जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगला, मराठी तो भारतीय भाषाएं हैं। उन्हें लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी जैसे दूसरी भाषाओं का भी पूर्ण जानकारी थी। पुरातत्व, दर्शन, इतिहास गुलेरी जी के प्रिय विषय थे। कुछ निबंधों में उनके इस ज्ञान का प्रतिफल देखने को मिलता है। पुरानी हिंदी नामक गुलेरी जी का निबंध ऐतिहासिक दृष्टि से स्मरणीय रहेगा माना जाता है। आइए चलते हैं, कहानी का पाठ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है कि एक लड़की होती है, उसके जो आप समझ लीजिए फ्लैग वेस्ट शैली पे यहाँ कहानी लिखी हुई है दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और ये एक राइफ़ल का भी नाम आपको लास्ट में मिलेगा कि 77 नंबर का राइफ़ल जमादार जो होते हैं लहना सिंह, उनका होता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। और इसमें दो पंजाब के इर्द गिर्द की जो है कि उस समय सामाजिक वातावरण, पठानों की बातचीत, ये सारी चीज़ें कहानी के अंदर मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा इन सबको जानते हुए हम पूरी कहानी को पाठ करते हैं। बड़ी बड़ी शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से उनकी पीठ छिल गई और कान पक गए। उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर, बाम्बू कार्ट वाले, ये शहर का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, कौन से शहर का नाम हो रहा है कहानी में। बम्बू कार्ट वालों की बेली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि निराशा छोप के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाबा छा, कहते हुए सफ़ेद फेटो, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भुआरे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। मतलब रास्ते वो गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, तो उसमें रास्ते में जो लोग आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हार्न बजाने पे भी लोग नहीं हटते, भाई कुछ ऐसा ही है। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बाम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि वे दोनों सिख हैं। तो दोनों लड़कियां कैसे हैं, वो सिख जात के हैं, याद रखिएगा। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वह किसके लिए दही लेने आया था, तो अपने मामा के लिए दही लेने आया था। कौन आया था, लड़का। और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की हड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर
कहाँ है, मतलब पूछता है तेरा घर कहाँ है, तेरे घर कहाँ है। प्रश्न है मंगरे में, और तेरे, लड़की पूछती है माझे में, यहाँ कहाँ रहती हो। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो लड़के के मामा का घर कहाँ है, गुरु बाजार में, याद रखिएगा, गुरु बाजार में। इत, इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, मतलब लड़की लड़के दोनों एक तरीके से आप समझ लीजिए ननिहाल में हैं। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है तेरी शादी हो गई है दोस्तों, तब यही। और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब? नेक्स्ट प्रश्न है कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ शालू, उसके हाथ में जो है कि सालू लगा हुआ। सालू का मतलब देखेंगे तो इसका ओढ़नी होता है, ठीक है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के की मोरी में ढकेला। अब उसको गुस्सा आया क्योंकि उसने पूछा, उसे ये था कि अगर इसकी शादी नहीं होगी तो हम इससे शादी कर लेंगे। तो अब जो है कि लड़के का गुस्सा आया, फिर उसके दिमाग में टेंशन हो गया, फिर कि लड़का क्या कम करा है, देखिए आगे। रास्ते में लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेला, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। मतलब एक लड़की नहा के आ रही थी, उससे भी टकरा गया। उन्हें कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा कुछ उसने कहा। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं कहानी में, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी बहुत मज़ेदार है, आप थोड़ा सा कंसल्टेंट होकर कहानी को पढ़िएगा दोस्तों। राम राम, यह भी कोई लड़का है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां कड़ गई हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेघ तथा बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीमत कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी कंधक हिल जाती हैं और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जला सुना था यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफ आ गया, कुहनी निकल आई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वहाँ की पंजाब का यह चित्रण है दोस्तों, क्योंकि पंजाब भी सटा हुआ है हमारे पड़ोसी स्टेटों से। तो आप देखेंगे मतलब अदर इनकी बाउंड्री भी है देश के बाहर के लोगों से, तो वहाँ पे उसी चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आइए आगे चलते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, ठीक है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बीता। हिदिये परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटक करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। फिर उसी फिरंगी में मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेते, कहती हैं तू राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये लाइन परीक्षा में पूछी गई है, किस कहानी से है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। तो आपने देख लिया होगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। लड़ाई अब आगे चलेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको इंडिकेट कर लीजिए आप, जो है कि यहाँ पे देखिए 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है। यहाँ से यहाँ तक को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक, ठीक है। किस कहानी का है पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है और यहाँ तक। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनी के अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के
कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिंग पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह, पात्रों के नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा सूबेदार जी? सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियां में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियां के से सोते झर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जब देखेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, पंजाब उधर से सटा हुआ है, तो बहुत बर्फबारी होती रहती है, खंडहर में रहते हैं लोग, ठीक है। और वहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई देश के सैनिक उनसे लड़ने के लिए आएंगे, तो वो इजाज़त तो चाहेंगे ना कि कोई अधिकारी आए इतना ऊपर, इतना खाई में, तो हमें बताए फिर हम लड़ें। वही यहाँ पे कह रहे हैं। 300 मील का सामना, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा सूबेदार जी? सच, लहना सिंह बोला, पर क्या करें क्या? हड्डियां में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ चंबे बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी, मतलब एक बार लड़ाई हो जाएगी, गोलीबारी हो जाएगी तो हमें गर्मी आ जाएगी। मतलब उनका काम है तो अपने काम करने में सबको मजा आता है। आगे देखिए, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम 4 जने बल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तर्पण का मतलब होता है जब अंत्येष्टि की जाती है, उसे उस शब्द से इसे संबोधित करते हैं। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े, उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ जमीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तो घुमाओ जब है कि आप देखेंगे तो घुमाओ से मतलब है 8 बीघा, ठीक है। 3 घुमाओ कह दिए है ना, तो मतलब 8 बीघा की ज़मीन होगी। 3 घुमाओ से मतलब ये है। और ये बूटे से मतलब होता है पेड़ लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्थानीय भाषा के कुछ शब्द इसमें लिए गए हैं। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती हैं, होठों में लगाना चाहती हैं। तो वहाँ की अपनी महिलाओं के बारे में ये बातें बताई जा रही हैं। और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोस्त दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप जो है कि सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। मतलब आप उन दोनों कंबल उसको उड़ा देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी प्रेमिका का वो पुत्र रहता है, इसलिए आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुरब्बे से का अर्थ है कि 25 घुमाव का एक मुरब्बा होता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मतलब वो कह रहा है कि मैं जब भी मरूंगा अपने घर मरूंगा, बॉर्डर पे नहीं मरूंगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुरक। हाँ भैया, कुछ गाओ।
सारी खंदक गीत से गूंज उठी सिपाही फिर ताजे हो गए मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। मतलब जिस तरीके से माहौल उन लोगों ने बनाया है। ये दृश्य तीसरा है। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक वरान कोट ओढ़कर सो रहा है। वरान कोट से मतलब होता है ओवरकोट। सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। मतलब उसको बुखार आया है, उस समय ज्वर से पीड़ित है। पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, कपकपी आ रही है उनको, मतलब कटकटाने जैसा बुखार से। अच्छा ठंडी भी लग रही है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, मतलब वो कह रहा है 4 दिन से तुम सिर्फ मेरे लिए परेशान हो, वही बात वहाँ पे कह रहा है। ना ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तू मेरे लिए डॉट डॉट। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से। कहाँ से आई है? विलायत से मेम बुन कर भेजी, उनकी पत्नी घर से बनाई भेजी हुई है। गुरु उनका भला करे, यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं का झूठ? और नहीं झूठ, यूँ कहकर ना ही करते हो बोधा को। उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर जा खड़ा हुआ। मेम जी जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनक कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। जैसे जिस तरीके से फौजी लोग सलाम करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग देखे होंगे, वैसा कुछ ही यहाँ पे सलाम कर रहे हैं। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई, उसमें 50 से जिया 10 जर्मन नहीं है, मतलब 50 के लगभग हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोक लिया। देखें बोधा सिंह को किसने रोका? लहना सिंह ने, क्योंकि लहना सिंह ही उन बोधा सिंह की पत्नी का पुराना, जो है कि वो दही की दुकान पे मिला था, जहाँ पे उसने धत्त किया था, तो वही कुछ है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोक लिया। ये बोधा है, ठीक है। और लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। तो जब देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, लहना सिंह आगे हुआ, यही लहना सिंह जब आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। ये बोधा सिंह जो है, और इसका बेटा भी जो है कि वही है पोस्टेड, और बाप भी हैं, दोनों ध्यान दीजिएगा। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार, अब इसके बोधा के बाप का नाम सूबेदार है, सूबेदार हजारा सिंह, ये है लहना सिंह, ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कान रहे। इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। चलने लगे। लिपटकर लपटन साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। मतलब वो जो सैनिक थे ना, छुप के आए थे, छुप के वार करने आए थे। ये लोग पहचान नहीं पाए कि मेरे ही टोली के हैं कि किसी और की, क्योंकि कपड़े पुलिसों के समान होते हैं बॉर्डर वाले के, ध्यान दीजिए। इसलिए जब तक आप बहुत ध्यान नहीं देंगे समझ नहीं पाए। वो क्या किया, समझ गया। देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, और वो सोच रहा है कि ये लपटन सिंह है, उनके साथी के हैं, लेकिन वो उनके साथी का नहीं था। और उनकी जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए।
शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। कितने वर्ष से? 5 वर्ष से, ध्यान दीजिएगा। क्यों साहब? क्यों साहब? हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल, मतलब अगले साल, पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में खाते से मतलब होता है गधा, ठीक है, मंदिर में चल मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। इतनी बात करते हुए जानता है ये मेरी टोली का नहीं है, दुश्मन देश का है, फिर भी कितनी भाव से, देखिए कितने सैनिक कितने चालाक होते हैं, उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। देखो, निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से यह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या काम आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। मतलब जब वो गया लेने तो दिया सलाई लेके आए, फिर पीते हैं सिगरेट, तो वही मतलब वहाँ पे वो सोया था। कहते जरा से मेरी आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब? हाँ, तो मारे गए हैं। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। मतलब लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन के आया था। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा। सूबेदार कीचड़ में टक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो पलटन, के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ के जाओ। मतलब देखो सैनिक, मतलब उसमें फ़ोन उन कुछ था नहीं उन लोग के पास, तो क्या करते हैं, उसका पैर का निशान देख, कीचड़ में ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं पैरों के निशान देखते देखते दौड़ लगाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है। चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के देर मत करो। हुक्म तो यहाँ है कि यहाँ ऐसी तैसी हुक्म की। मेरी हुक्म तो है या ना, मतलब ऊपर से कोई अधिकारी का तो बतावा गया नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो वही कह रहे हैं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। कहते हैं मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालियाँ सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चली जाओ, मतलब वहाँ पे उनको भेज दिया, वहाँ से हटा दिया उसको। देखिए, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जब जेब से बोयल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर करने की वाले थे कि डॉट डॉट। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ में दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीट गॉट का मतलब कहते हैं ओ माई गॉड, कहते हुए चित्त हो गए, तुरंत मर गए। मतलब छुपे थे उसके दोस्त के ही कपड़े पहन के। लहना सिंह ने तीनों गोली बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिंगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाश ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। मतलब जो चीज़ उसके पास थी, कल को साबुत देना होगा ना, ये कौन था, कहाँ का था, तो ये
हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहरा सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यहाँ तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। मतलब जिसका तुम रोल कर रहे हो उन्हें तो उर्दू बिल्कुल नहीं आती। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों की दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़ के नीचे पंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पुल्हूराम भी डर गया था। मैं मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो डॉट डॉट। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना कि हैनरी मर्टिनी के 2 फायरे ने साहब की कफाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तो जो उनके साथी लोग थे वो लोग भी दौड़ के आ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और उसको मार के उसको कैसे बता रहे हैं देखिए। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा पहनकर घाव के दोनों ओर पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। देख रहे हैं, पहले वो आया था, उसने इंक्वायरी दिया, सब कुछ किया, तो 70 जर्मन घुस गए। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावों को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वहाँ खड़ा था और सब लेटे हुए थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे सब डॉट डॉट। अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी! गुरुजी दीद फतह! वाह गुरुजी! खालसा! और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिराना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिक्खा दी फौज आई। वाह वाह गुरुजी! दी फतह! वाह गुरुजी! दा खालसा! सत श्री अकाल पुरुष। और मतलब ये है। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेद रहने का मतलब युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए, या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे पर में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया, मतलब उसमें मिट्टी लगा के लेप कर लिए, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसे चाँद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ यक्षी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीड़ोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की मिट्टी में बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह कर रहे थे। देख रहे हैं,
वो तुरंत मतलब कैसे तुम कितने चालाक हो, तुमने इतनी सतर्कता के साथ ही इस चीज़ का सामना किया। सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया था कि थोड़ा घाव है, सवेरे हम लोग पहुंच जाएंगे, देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वहाँ गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी को सौगंध। मतलब देख रहे हैं, सूबेदारनी उसकी पत्नी थी जिसे वो बचपन में मिला था। सूबेदारनी जी का सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और मैं जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मतलब देखिए, भारतों का इतना हृदय चौड़ा होता है, सब कुछ होने के बाद भी इनके जो है कि मृतक शरीर को मतलब लेके मतलब उचित स्थान पे पहुंचाना चाहते ही हैं। भारत की सबसे बड़ी गरिमा और हमारे देश की पुलिस बल, सेना बल की। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह के पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी घोड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब ये लोग छोटे रहते तो वो कहती है कि एक तो मेरा पति था, दूसरा बेटा, दोनों सेना में है, अगर हो सके तो तुम उनके प्राणों की रक्षा करना। तो वही उसे अंतिम समय में याद आ रहा है। ठीक है, उसने कहा था। ये कहानी का मेन संवेदना है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। क्या करो, अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो रहा है। 5वां दृश्य है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो गई है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे यह 8 वर्ष की 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब कहती धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के बूटों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला। मतलब सारी चीज उसको याद आ रही है, बचपन की वो सारी कहानियां। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार है। यही प्रश्न दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है जो आपके इस जो है कि कहानी से पूछा गया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कितने नंबर की राइफल्स में जमादार था लहना सिंह। ठीक है, हमें आइए आगे चलते हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जर्मनी के मुकदमे की पैरवी करने वहाँ अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठियाँ मिली। फौज लाम पर जाती। फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर आते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा तो देखिए, जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुम क्यों जानती है। मतलब जब इसके साथ गया, दोनों काम कर रहे थे, वहाँ ड्यूटी पे थे, तो एक दिन उसका दोस्त उसको अपने घर बुलाया तो उसकी पत्नी उसको पहचान ली, क्योंकि उसने धत कह दिया था। तो वही कह रहे हैं। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर गया। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों से में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर आकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला
शालू अमृतसर में तुरंत याद दिला देती है। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला उसने कहा था। वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही थी। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी। मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, एक पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगती है। मतलब उसको कई बच्चे होते हैं, बस एक जिया, बाकी सब मर जाते हैं। वो भी जो जिया वो भी फौज में है। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास भिड़ गया। जो है कि वहाँ पे जब वो छोटी थी, गई थी मामा के यहाँ, तो वहीं की बात वो फिर उसको बता रही है कि एक दिन जब आपको याद है, जब मैं तांगे वाले के नीचे गई थी तो आपने मुझे निकाला था, दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे ना। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी का मतलब होता है अंदर, घर के अंदर चली गई। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। लहना का सिर गोद में रखे वजीरा बेटा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। मतलब अब उसको याद आ रहा है। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वो याद कर अपने घर परिवार को। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे हैं। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों कहानी यहाँ एंड लेती है। आज ये कहानी आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है दोस्तों बहुत मर्म भरी कहानी है। मैंने इसे इमोशन को दबाते हुए इस कहानी को पढ़ा था। जब मैं पहली बार इस कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे रोना आ गया था। तो आपको कैसी लगी कहानी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। और अगर इस परिवार में थोड़ा सा भी मेरा सहयोग कर देंगे तो मैं इस चैनल को अपनी पूरी ज़िंदगी जीवित रखने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है और ख़ुद सीखा है फिर बनाया है। हाँ मैं टेक्निकल नहीं हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मेरी आप जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा के, स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करके कहानी सुन लीजिएगा। और कहानी सुनते सुनते आप काम भी कर सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि आप लेके बैठे ही, जब आपको समय मिले तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। कहानी के पात्र और कुछ शहर की कहानी है, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।